Welcome to JPS classes. Myself Digvijay Singh, giving you the first lecture of the plus 2 syllabus competition for IIT JEE. That is the function. That is a very important lecture. If you learn it, you will do anything. फंक्शन वो चैप्टर है जिसमें कि आपको वो सारे कंसेप्ट्स मिलेंगे जिससे पूरी मैथमेटिक्स आपकी ज़बरदस्त बनने वाली है। कैलकुलस की शुरुआत मैंने कर दी है। आप देखो मेरे कोटा के 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस और दिल्ली के 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस से आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन जेईई मेन में मेंटली करने की ज़रूरत है, कौन से क्वेश्चन पेन और पेपर से करने की ज़रूरत है। कंसेप्ट को लर्न करो फिर देखो। ठीक है बच्चा, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्लस 2 का फर्स्ट चैप्टर एंड द चैप्टर नेम इज़ द फंक्शन। ठीक है, फंक्शन एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत सारे लोगों के मन में कंसेप्चुअल फॉल्ट होता है इसमें। ठीक है, बहुत सारा लोग क्लियर नहीं होता है और फंक्शन से लोग डरते हैं। मेरी इस वीडियो से आपका फंक्शन का डर एकदम ख़त्म हो जाएगा। आप देखिए कैसे। फंक्शन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इसके डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या कहता है फंक्शन का? अ रिलेशन बिटवीन two non-empty sets in which each element of first set has a unique image in सेकेंड सेट। ठीक है, इसको समझते यूँ हैं कि जैसे मान लिया जाए अपने पास एक फर्स्ट सेट है ए। ठीक है बच्चों, एक सेकंड सेट है क्या? पी। और हम डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन फ्रॉम ए टू पी। तो ये जो पहला सेट है ये हमारा इनपुट सेट बोला जाएगा और ये दूसरा सेट आउटपुट सेट बोला जाएगा। वैसे इस भाषा में इसको हम बोलते हैं क्या? फंक्शन की भाषा में कोडोमेन, और इसे हम बोलते हैं डोमेन सेट। ठीक है, डोमेन सेट। जैसे मान लो A1 A2 A3 डोमेन सेट है, B1 B2 B3 B4 कोडोमेन सेट है, और A1 का इमेज है B1, A2 का इमेज है B2, A3 का इमेज है B3। तो ये एक फंक्शन हुआ। ठीक है बच्चों, हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या बोल सकते हैं बच्चों कि B1 इज़ द इमेज ऑफ A1। ठीक है, B2 इज़ द image of A2. Also A2 is the pre-image of B2। ठीक है, यानी इधर से इधर देखेंगे तो इमेज बोलेंगे, इधर से इधर देखेंगे तो इमेज बोलेंगे। और बच्चों इधर से इधर देखते हैं, यदि हम इधर से इधर देखते हैं तो ये प्री इमेज बोला जाता है बच्चों, प्री इमेज बोला जाता है। ये याद रखने की चीज़ है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, तो ये एक फंक्शन होता है। अब सबसे पहली बात कि फंक्शन पहचानेंगे कैसे, कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है। अब देखो जैसे ये सिचुएशन है हमारे पास, सपोज़ करो A1 A2 A3 B1 B2। और हमारे पास A1 का इमेज है ये, A2 का इमेज है ये, A3 का। तो इट इज़ नॉट अ फंक्शन, not a function। ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, F A to B नहीं है। ठीक है, बिकॉज रीजन क्या बोलेंगे? बिकॉज A3 does not possess image, यानी कि एक हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। ठीक है, A3 का इमेज नहीं, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। या फिर कभी ऐसा हो जाए A1 A2
A3 P1 P2 P3। अब इसका इमेज ये हो गया, इसका इमेज ये हो गया, इसका इमेज ये हो गया, इसका इमेज ये हो गया। तो ये भी बोलेंगे कि एफ ए टू बी नॉट अ फंक्शन, फंक्शन नहीं है, बिकॉज A1 के 2 इमेज बन रहे हैं, यूनिक इमेज नहीं बन रहा है, A1 के 2 इमेज बन रहे हैं इस वजह से। ठीक है, तो ये पहचानने का तरीका कि फंक्शन है, फंक्शन नहीं है। ठीक है, यानी नोट में हम 2 खास बातें याद रखेंगे फंक्शन के नोट में। नोट में क्या क्या बात रखेंगे याद? सबसे पहली लाइन ये याद रखेंगे कि एवरी एलिमेंट should have its image, हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। एंड नो एलिमेंट हैव मोर देन 1 इमेज, कोई भी एलिमेंट का एक से ज़्यादा इमेज नहीं होना चाहिए, ये खास बात है। नाउ देखो, फंक्शन चैप्टर में हर एक चीज़ का ग्राफिकल व्यू होगा। यहाँ ग्राफिकली इस बात को समझते हैं। ग्राफिकली क्या कहते हैं कि सपोज एक ग्राफ है हमारे पास फंक्शन का। ठीक है, सपोज ये एक ग्राफ है हमारे पास फंक्शन का। तो यदि कोई हॉरिजेंटल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस यदि ग्राफ को एक पॉइंट पे काट रही है तो यस इट इज़ अ फंक्शन, यस इट इज़ अ फंक्शन। ठीक है, लेकिन मान लो कोई ग्राफ है हमारे पास बच्चों ऐसा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे कैसा ग्राफ है। सपोज कि हमारे पास एक ऐसा ग्राफ है। अब यदि इसको हम एक हॉरिजेंटल लाइन लें, वर्टिकल लाइन लें, तो इसको 2 पॉइंट पे काटेगा, तो इट्स नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। यानी क्या याद रखना? इफ़ एनी वर्टिकल लाइन कहने से मतलब क्या है? पैरेलल टू वाई एक्सिस cuts the graph at more than one point, then it is not a function। तो ये फंक्शन नहीं होगा, एक से ज़्यादा पॉइंट पे काटेगा तो। यानी फॉर फंक्शन क्या होना चाहिए? क्या कह सकते हैं? फॉर फंक्शन ओनली 1 कट है ना, ओनली 1 कट होना चाहिए। ठीक है, तो हम फंक्शन पहचानने और बिल्कुल समझने की स्थिति में आ गए। फंक्शन अब हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझते हैं। फंक्शन क्या है कि जैसे हमने कोई फंक्शन लिया बच्चों, तो y एज ए फंक्शन ऑफ x लिया हमने। ठीक है, y एज ए फंक्शन ऑफ x लिया, यानी एक फंक्शन डिफाइंड x टू y है। तो फंक्शन एक मशीन की तरह है जिसमें हम कुछ इनपुट देते हैं, तो फंक्शन ऑपरेट करता है और फिर फंक्शन आउटपुट देता है। ठीक है, अब हम इस इनपुट के बारे में पढ़ेंगे, पॉसिबल इनपुट्स। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी कौन डिफाइन करेगा? फंक्शन, पॉसिबल इनपुट्स, और इसी को हम लोग डोमेन बोलते हैं। ठीक है, पॉसिबल इनपुट्स आर डोमेन। अब हमारा जो फर्स्ट जो टॉपिक होगा, जो समझने वाली चीज़ होगी, वो होगी डोमेन। ठीक है, कि डोमेन कैसे निकालते हैं, डोमेन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले समझने की बात करें हम, फॉर एनी फंक्शन f(x) equals to y, the values of x for which f is defined is called domain set। इसे ही हम डोमेन सेट बोलेंगे बच्चों। ठीक है, अब डोमेन समझते कैसे, निकालते कैसे? जैसे सपोज करो हमने एक फंक्शन ले लिया, f(x) इक्वल्स टू x²। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो फंक्शन हमारा क्या है? स्क्वायरिंग इज़ द फंक्शन,
x इज़ द इनपुट एंड y इज़ द आउटपुट। तो आपको समझना चाहिए कि स्क्वायर कहता है कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर ले सकते हैं, यानी x की वैल्यू ऑल रियल हो सकती है, -∞ से +∞ एनी वैल्यू का स्क्वायर पॉसिबल है। और जब इसका स्क्वायर होता है तो ये जो आउटपुट देता है वो हमेशा 0 से इन्फिनिटी के बीच देता है। तो ये हमारा रेंज हो गया बच्चों, और ये हमारा डोमेन हो गया। तो बेसिक फंक्शन के डोमेन तो बहुत आसान है। अब डोमेन निकालने के कुछ मेथड्स हैं, उन पे फोकस करते हैं, ठीक है। मेथड्स ऑफ फाइंडिंग डोमेन्स, ठीक है। डोमेन निकालने के मेथड्स पे हम लोग बात करेंगे। इसको हम टाइप वाइज पढ़ेंगे, टाइप 1 टाइप 2 करके, ठीक है। तो टाइप 1 फर्स्ट कैटेगरी, फर्स्ट मेथड है। जैसे कोई फंक्शन y इजिकल्स टू fx बाई gx के फॉर्म में है। अच्छा, fx ऑल रियल के लिए डिफाइंड है और gx ऑल रियल के लिए डिफाइंड है। देन फॉर y टू बी डिफाइंड, y डिफाइंड होने के लिए ज़रूरी है कि डिनोमिनेटर gx शुड नॉट इक्वल्स टू 0, यानी डिनोमिनेटर gx होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। यही कंडीशन हमें डोमेन देगी। एक क्वेश्चन समझ लेते हैं इससे। सपोज फाइंड द डोमेन ऑफ fx इजिकल्स टू x² - 1 अपॉन mod x -4, ठीक है। इसका डोमेन निकालना है, बहुत आसान है सॉल्यूशन करना हमें। फॉर fx टू बी डिफाइंड, fx डिफाइंड होने के लिए क्या ज़रूरी है कि mod x -4 शुड नॉट इक्वल्स टू 0, mod x नॉट इक्वल्स टू 4, इट मीन्स x नॉट इक्वल्स टू +-4। तो डोमेन विल बी ऑल रियल एक्सेप्ट +-4, ठीक है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये, जिसमें हम इसको अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। टाइप 2 सेकेंड टाइप की बात करें कि यदि कोई फंक्शन हमारे पास रूट अंडर में हो, रूट अंडर में होने का मतलब है कि fx की पावर 1/2 या fx की पावर 1/4, 1/6, 1/8, कुछ भी ऐसा, 1/2n, ऐसा कोई भी फॉर्मेट हो। तो इस सिचुएशन में y को डिफाइंड होने के लिए, फॉर y टू बी डिफाइंड, y डिफाइंड करने के लिए हमें कंडीशन लगानी होती है कि fx शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, कि fx की वैल्यू हमेशा हमें ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन से समझते हैं इसको, कि जैसे मान लो फाइंड द डोमेन ऑफ y इक्वल्स टू रूट अंडर x² -4 प्लस रूट अंडर 3 - x। अब इसका डोमेन निकालना है हमें, तो बहुत आसान सा तरीका है। पहले कंडीशन लगा देंगे x² -4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड 3 - x भी ग्रेटर देन 0, इट मीन्स x शुड बी लेस देन 3। इसके फैक्टर हो जाएंगे x -2, x +2। इसे सॉल्व करने के लिए हमें साइन स्कीम बनाना पड़ेगा बच्चों। साइन स्कीम चैप्टर के लिए आप हमारे जो दूसरे वीडियो है इनइक्वालिटी, उसको कंसल्ट कर सकते हो, उसमें साइन स्कीम का वीडियो आपको मिल जाएगा। इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल दिए। क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड में पॉजिटिव, फिर 2 कहाँ से आया बच्चों, x -2 से, पावर ऑड है तो साइन चेंजेस, फिर -2 कहाँ से आया, x +2 से, पावर ऑड है, फिर साइन चेंजेस। तो यहाँ से जो आंसर होगा हमारा वो होगा कौन सा पोर्शन, इसके आगे और इसके पीछे, ठीक है। ये आंसर हो गया हमारा। अब हमें फाइनल आंसर लेना है, तो फाइनल आंसर के लिए हमें क्या करना होगा, इंटरसेक्शन करना होगा। एक ने आंसर बोला कि भाई 2 के आगे होना चाहिए, एक ने आंसर बोला -2 के इधर होना चाहिए, और एक बोला कि कुछ भी हो जाए, आंसर 3 से छोटा होना चाहिए। तो जो फाइनल आंसर लेंगे बच्चों हम, वो कॉमन पोर्शन में लेंगे, और कॉमन इंटरवल हमें साफ साफ दिख रहा है कि कॉमन इंटरवल कौन सा है। एक तो ये पोर्शन कॉमन हो गया हमारा, और एक ये पोर्शन कॉमन हो गया। तो यहाँ से लिख देंगे x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 2 to 3।
ये हमारा आंसर हो गया डोमेन। चूँकि डोमेन में जितने केसेस बनते हैं सबका इंटरसेक्शन लेना होता है हमें, इसलिए ऐसा। टाइप 2 हो गया बच्चों। अब टाइप 3 पे बढ़ते हम लोग। टाइप 3 क्या कहते हैं कि यदि कोई फंक्शन 1/रूट के फॉर्मेट में हो, ठीक है, 1/रूट के फॉर्मेट में हो, दैन फॉर y टू बी डिफाइंड, y डिफाइंड होने के लिए ज़रूरत है कि f(x) की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। इक्वल्स टू 0 नहीं लेते इस बार में, ठीक है। अब सपोज अपने पास एक क्वेश्चन आ गया इस तरह का कि भाई फाइंड द डोमेन ऑफ y इक्वल्स टू 1/3x - 1 की पावर 1/2002 प्लस रूट अंडर mod x - 1, ठीक है। जैसे ये सिचुएशन आ गया अपने पास, तो हम इसमें डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों। डोमेन निकालने के लिए बहुत आसान सा तरीका है। सबसे पहले तो कंडीशन लगा दो कि 3x - 1 शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड mod x - 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। यानी यहाँ से x ग्रेटर देन 1/3 होना चाहिए। ये बोला है कि mod x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अच्छा, mod x ग्रेटर देन 1 कहाँ पे होता है, 1 के आगे और -1 के पीछे प्रॉपर्टी होती है mod x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a। इट मीन्स x विल बी आइदर मोर देन a और विल बी लेस देन -a। दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस, ठीक है, ये याद रखने की चीज़ है। तो अब हमारा जो आंसर का पोर्शन है वो बड़ा अच्छा बन गया। यहाँ पर एक ने बोला कि आंसर -1 से इधर होना चाहिए, 1 के इधर होना चाहिए, और एक बोला है कि 1/3 से आगे होना चाहिए। तो जो फाइनल आंसर हो गया हमारा ये पोर्शन हो गया बच्चों। यानी जो फाइनल आंसर हो गया हमारा वो 1 से इन्फिनिटी हो गया। ये डोमेन सेट हो गया। थर्ड टाइप भी आपने देख लिया। अब बढ़ते हैं फोर्थ टाइप की तरफ। टाइप 4, ये जैसे मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे समझना बहुत ही आसान है। ऐसा किसी बुक वगैरह में नहीं मिलेगा समझाया हुआ, जैसे कि आपको बहुत मुश्किल होती है बुक की लैंग्वेज को समझना। जैसे कोई फंक्शन साइन इनवर्स में हो या कॉस इनवर्स में हो। साइन इनवर्स को ऐसे भी लिखा जाता है आर्क, इनवर्स को आर्क करके लिखते हैं, आर्क साइन fx या आर्क कॉस fx, ऐसा लिखा जाता है बच्चों, ठीक है। तो इसमें कोई आश्चर्य मत समझिएगा, आर्क लिखा हुआ है तो आप सोचिएगा पता नहीं आर्क का मतलब क्या होगा और उसको क्या समझना है। इन्वर्स ही है। फॉर y टू बी डिफाइंड, y डिफाइंड होने के लिए यहाँ ज़रूरत है हमें कि fx की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रखी जाए, तभी साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स हमारा डिफाइंड होता है। ये बहुत ख़ास बात है, ठीक है, जो कि याद रखना है। एक क्वेश्चन को समझते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ y इक्वल्स टू 1/√अंडर ग्रेटेस्ट इंटीजर x - 1, ये GIF फंक्शन है यहाँ पर, प्लस साइन इनवर्स x/3। ये हमारे पास इसका डोमेन निकालना है बच्चों। तो इसका डोमेन निकालना बहुत आसान सा चीज़ है। कैसे निकालेंगे इसका डोमेन, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। डोमेन निकालने के लिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, पहले तो कंडीशन ढूंढना है कि भाई इसके कंडीशन कौन सा है। तो देखिए इसका कंडीशन कौन सा है बच्चों। एक तो पहला कंडीशन होगा हमारा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x - 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरा हमारा होगा कि x/3 की वैल्यू -1 से 1 के बीच होनी चाहिए। तो यहाँ से तो x की वैल्यू -3 से 3 आएगी अपने पास आसानी से, और यहाँ से हुआ इंटीजर x मोर देन 1। कोई भी इंटीजर एक से ज़्यादा क्या क्या हो सकता है बच्चों, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो ये ऐसा तो चलता ही जाएगा इधर इन्फिनिटी तक। तो इंटीजर 2 से आगे हो, इसके लिए आपको क्या लगता है, जो नंबर है वो भी 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल, नंबर भी 2 या 2 से बड़ा होगा तभी ऐसा हो सकता है बच्चों। तो एक ने बोला आंसर -3 से 3 के बीच में लो, और एक बोल रहा है कि आंसर 2 या 2 से आगे लो। तो फाइनल जो आंसर हो गया बच्चों 2 to 3 हो गया। इसका डोमेन हो जाएगा 2 to 3, ठीक है। ये इसका डोमेन हो गया बच्चों। बहुत आसानी से हमने इसका डोमेन निकाल लिया। अब अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 5 बच्चों, 4 टाइप होगा पाँचवा। यदि कोई फंक्शन सीकेंट इनवर्स में हो या कोसेकेंट इनवर्स में हो,
तो इस केस में फंक्शन को डिफाइन करने के लिए फॉर वाई टू बी डिफाइंड वाई डिफाइंड होने के लिए ज़रूरत है कि एफ एक्स की वैल्यू को 1 या 1 से बड़ा रखा जाए या एफ एक्स की वैल्यू को -1 या -1 से छोटा रखा जाए। ठीक है, इसी कंडीशन में ये डिफाइंड हो पाता है। जैसे इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड डोमेन, और क्वेश्चन हमारे पास क्या है, y इक्वल्स टू सीकेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर -2 प्लस x -1 अपॉन mod x प्लस 1। ठीक है, अब इसका हमें डोमेन निकालना बच्चों। तो सबसे पहले तो हम कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या होगा सॉल्यूशन में, सेकेंड इनवर्स का कंडीशन एक्स स्क्वायर -2 शुड बी मोर देन 1 और एक्स स्क्वायर -2 शुड बी लेस देन -1, और एक और चीज mod x प्लस 1 शुड नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो ऑलवेज फॉलोड है, ऑलवेज ट्रू है कि mod x प्लस 1 तो 0 के बराबर कभी होता ही नहीं है। यहाँ से एक्स स्क्वायर -3 ग्रेटर देन 0 और यहाँ से एक्स स्क्वायर -1 लेस देन 0। इसके फैक्टर हो गए x -√3 x प्लस √3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके फैक्टर हो गए बच्चों x -1 x प्लस 1 लेस देन 0। तो इसका आंसर तो बहुत आसान है, √3 -√3, इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसमें आंसर तो इधर इधर हो गया और इसका आंसर हो गया -1 1 पॉजिटिव वेट। इसके में नेगेटिव आंसर लेना है हमें, इसलिए ये आंसर इधर नहीं होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो आंसर में नेगेटिव लेना है इसमें, तो जो नेगेटिव इसके बीच में होगा। तो एक ने आंसर बोला कि -√3 से √3 से आगे आगे लो, और एक ने बोला कि आंसर या तो आंसर -1 से 1 के बीच में लो। और है, चूँकि और है इसलिए इनका यूनियन चाहिए हमें, यूनियन। तो यूनियन लेंगे तो आंसर हो जाएगा -∞ से -√3। जब रिजल्ट के बीच और हो तो उसका यूनियन लिया जाता है बच्चों, -1 से 1 यूनियन √3 से ∞। ये हमारा इसका डोमेन सेट हो गया बच्चों। 5वां टाइप भी आपका क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं छठे टाइप पे, टाइप 6। टाइप 6 डोमेन का क्या है बच्चों हमारे पास, कि यदि कोई फंक्शन हमारे पास लॉग में हो, लॉग f(x) g(x). लॉग में 2 इनपुट होते हैं, बेस, ये इसको बेस बोलते हैं बच्चों, और इसे हम आर्गुमेंट बोलते हैं। तो लॉग में 2 इनपुट होता है, बेस में और आर्गुमेंट में। तो इस पर कंडीशन क्या लगाई जाती है, फॉर वाई टू बी डिफाइंड, वाई डिफाइंड होने के लिए ज़रूरत होती है बच्चों किसकी, कि बेस 1 नहीं होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, और हम जिसका लॉग ले रहे हैं वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। ये कंडीशंस लगाई जाती है बच्चों डोमेन के लिए, हम लॉग की जब बात करते हैं तो। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन समझते हैं, y इक्वल्स टू log ऑफ 3x - 1 to 9 - x स्क्वायर प्लस √अंडर cos इनवर्स x/2। अब हम इसके डोमेन निकालने की बात करें, कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले कंडीशंस लगाएंगे बच्चों। कंडीशन क्या क्या अपने पास, एक तो 3x - 1 नॉट इक्वल्स टू 1, दूसरा 3x - 1 ग्रेटर देन 0, अगला 9 - x स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ये तो लॉग का हो गया। फिर रूट का हो गया cos इनवर्स x/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। उसके बाद साथ में आ गया हमारे पास x/2 -1 से 1 cos इनवर्स का। तो यदि सॉल्व करें तो यहाँ से x नॉट इक्वल्स टू 2/3 हो गया, यहाँ से x ग्रेटर देन 1/3 हो गया। ये x स्क्वायर -9 लेस देन 0, x -3 इंटू एक्स प्लस 3 लेस देन 0, और इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये -3 और 3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव 0 0। तो नेगेटिव इसके बीच में होता है, तो इसके बीच में हमें आंसर हो गया हमारा नेगेटिव x -2 से 2, और यहाँ से इसको सॉल्व करें यदि हम तो x/2
लेस देन कॉस जीरो, कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन है, जब उधर जाएगा तो इनइक्वलिटी चेंज कर देगा। तो ये खास बात है इसमें बच्चों, बहुत ही खास बात है, इसको ध्यान रखने की चीज़ है। कॉस इनवर्स को जब हटाते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है डिक्रीजिंग फंक्शन, किसी भी डिक्रीजिंग फंक्शन को हटाते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। फाइनल आंसर कह रहा है कि x-2 से 2 के बीच में लो, एक ने बोला, दूसरे ने बोला कि x-3 से 3 के बीच में लो, तीसरे ने बोला कि 1/3 से बड़ा लो, अगले ने बोला 2/3 ना लो, अगले ने बोला 2 से छोटा लो। तो जो फाइनल आंसर हमारा जो सेट हो रहा है बच्चों इसके बीच में, वो यही आंसर सेट हो रहा है, यानी x बिलोंगिंग 1/3 टू स्मॉल ब्रैकेट 1/3 टू 2 एक्सक्लूडिंग 2/3, ये हमारा इसका डोमेन हो गया बच्चों। अब हम लोग अगले टाइप पे चलते हैं। डेफिनेटली हमारा 7वां टाइप होगा टाइप 7। टाइप 7 हमारा क्या कहता है, यदि कोई फंक्शन NCR या NPR के फॉर्मेट में हो, N और R फंक्शन ऑफ x है, ठीक है, तो कंडीशन लगाते हैं n ग्रेटर देन इक्वल्स टू R, वेट, देन फॉर y टू बी डिफाइंड, y डिफाइंड होने के लिए कंडीशन क्या लगाएंगे, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू R, n and R बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है, ये कंडीशन हम लगाएंगे कि ये होल नंबर होना चाहिए और n ग्रेटर देन इक्वल्स टू R होना चाहिए। एक एग्जांपल समझ लेते हैं इसका हम भी फटाफट, इसके डोमेन के लिए क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1 c 2 माइनस एक्स सपोज। तो हम डोमेन कैसे निकालेंगे बच्चों इसका, 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स एंड 2 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ से x लेस देन 2 आ गया एंड 3x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 1। तो जो आंसर हो गया 1 या 1 से बड़ा, 2 या 2 से छोटा, और होल नंबर लेना है तो इसमें सिर्फ 1 और 2 दो ही एलिमेंट आएगा। ये डोमेन हो गया, और जो रेंज होगी बच्चों इसमें रेंज भी निकल जाएगी ऐसे ही। 1 की वैल्यू रखेंगे तो 1C1 और दूसरी वैल्यू 2 रखेंगे बच्चों तो 3C0। ये हमारे पास इसका डोमेन हो जाएगा जी, ठीक है, 1C1 एंड 3C0। अब एक सबसे खास बात, मेन पॉइंट है ना, कि यदि कोई y जो है ना f1x प्लस f2x या माइनस f2x या इंटू या डिवाइड कुछ भी हो, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका डोमेन निकालेंगे अलग से d1, इसका डोमेन अलग से निकालेंगे d1 d2, और जो फाइनल डोमेन होगा वो d1 इंटरसेक्शन d2 होगा, ठीक है, हमेशा ये बात याद रखेंगे। अगली एक ख़ास बात है इनइक्वलिटी का इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसको हम कंसेप्ट नाम दिए, बोले कंसेप्ट है ना। तो जैसे कोई फंक्शन है, तो बच्चों फंक्शन का क्लासिफिकेशन वैसे कई तरह से होता है, लेकिन यहाँ पर जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो 2 तरीके से कर रहे हैं, एक इंक्रीजिंग फंक्शन और एक डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको डोमेन निकालते हुए। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, जब x को बढ़ाए और y बढ़ जाए जिसमें, तो उसको इंक्रीजिंग बोलते हैं। डिक्रीजिंग कौन है, जो x बढ़ाए और y घट जाए। खासियत कि इसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है, इसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है। आप किसी को भी अप्लाई करके चेक कर सकते हैं इसमें। अब जैसे हम इसको समझने की कोशिश करें, यदि यहाँ पे जैसे मान लो y इज इक्वल्स टू हमने sin x ले लिया 0 से π/2 में, तो 0 से π/2 में ये इसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है, ये इंक्रीजिंग होगा बच्चों। यानी कि यदि इंक्रीजिंग फंक्शन को x ग्रेटर देन a है, यदि f लगाएंगे तो भी इनइक्वलिटी हमारी चेंज नहीं होगी, या f हटाएंगे तभी चेंज होगी। लेकिन डिक्रीजिंग फंक्शन में x ग्रेटर देन a है और f लगा दिया आपने, डिक्रीजिंग फंक्शन है जो f है, तो इनइक्वलिटी को चेंज कर देता है बच्चों।
इसका मतलब है कि यदि x ग्रेटर देन π/4 है तो sin x जो होगा ग्रेटर देन sin π/4 हो जाएगा, ठीक है। एंड x लेस देन π/2 है तो sin x जो है x लेस देन sin π/2 हो जाएगा। तो ये खास बात है इसकी, ठीक है। इधर मान लो हमें cos x लेते हैं, f(x) = cos x, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है 0 से π/2 में, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो मान लो यदि हमें x हमने लिखा 0 से π/4, तो जो cos x हो जाएगा वो इनइक्वालिटी चेंज कर देगा, cos 0 बड़ी हो जाएगी, cos π/4 छोटी हो जाएगी। इसने इनइक्वालिटी चेंज कर दी, यही खास चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था आपको। बहुत सारी चीज़ें ऐसे एग्जांपल्स में है, जैसे log का फंक्शन, जब log का बेस जो है 1 से बड़ा हो तो इंक्रीजिंग होता है, जैसे log 2x ग्रेटर देन 3 है तो x ग्रेटर देन 2 की पावर 3 हो जाएगा। दिस इज़ द कंसेप्ट हियर। लेकिन यदि बेस को हम थोड़ा चेंज कर दें, बेस को 1 से छोटा कर दें, ऑफ कोर्स 0 से बड़ा तो होगा ही होगा, तो ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। जैसे log 1/2x लेस देन 3 है तो x ग्रेटर देन हो जाएगा 1/2 की पावर 3। तो ये सब खास बातें हैं जिनको याद रखना है। जैसे हमारा y = a की पावर x और बेस 1 से बड़ा हो तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। जैसे मान लो हमारे पास 2 की x ग्रेटर देन 5 है तो x ग्रेटर देन log 2 5 हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई। लेकिन यदि ये बेस हमारा 1 से छोटा हो जाए तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है। जैसे 1/2 की x और ग्रेटर देन 3 है तो x जो हो जाएगा वो लेस देन हो जाएगा log 1/2 3। बहुत सारे फंक्शन है। साइन tan इनवर्स ले लो, tan इनवर्स ग्रेटर देन π/4 है तो x ग्रेटर देन tan π/4, इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई ये। लेकिन cot इनवर्स से यदि बात करें, cot इनवर्स लेस देन π/6 है तो x जो हो जाएगा ग्रेटर देन cot π/6 है। तो कई सारे डोमेन निकालते हुए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी और इन कंसेप्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हम एक क्वेश्चन को समझाते हैं आपको लेके, बहुत फेमस क्वेश्चन है डोमेन का, फाइंड डोमेन। और हमारे पास क्वेश्चन क्या है, y = √log बेस 2 cos इनवर्स x/4। हमें इसका डोमेन निकालना है, बहुत आसान सा काम है वैसे डोमेन निकालना। पहले रूट का कंडीशन लगा देंगे, log 2 cos इनवर्स x/4 ग्रेटर देन = 0। फिर log का कंडीशन लगाएंगे, log का कंडीशन होता है cos इनवर्स x/4 ग्रेटर देन 0। फिर cos इनवर्स का कंडीशन x/4 -1 से 1। यहाँ से बच्चों हम जब cos इनवर्स की बात करें तो cos इनवर्स x/4 log हटाएंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, क्योंकि बेस 1 से बड़ा है, 2 की 0 1। तो cos इनवर्स x/4 ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 4 cos 1। अब ये गलती करते हैं लोग बेसिकली, यही मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ ग्रेटर देन नहीं होगा, यहाँ लेस देन होगा, क्योंकि cos इनवर्स उधर ले गए हम। यहाँ से x/4 लेस देन cos 0 1 होता है तो x लेस देन 4, और यहाँ x कह रहा है -4 to 4। इंटरसेक्शन तो आप कर ही लोगे बहुत आसानी से, कि एक कह रहा है कि x की वैल्यू -4 से 4 के बीच में होनी चाहिए, एक कह रहा है इससे छोटा होना चाहिए। और 4 cos 1 की वैल्यू चूँकि 1 रेडियन है बच्चों, 1 रेडियन इज़ इक्विवेलेंट टू 60 डिग्री, 57 डिग्री के आसपास होता है वैसे, 60 डिग्री मान के चलते हैं एवेलुएट करने के लिए वैसे, क्योंकि हम 57 डिग्री की वैल्यू तो एवेलुएट कर नहीं सकते ना। तो cos 60 की वैल्यू समथिंग हमारे पास √3/2 के आसपास होएगी इंटू 2, तो √3/2 इंटू 4, तो ये 2√3 हो गया, 2 इंटू 1.3 तो 3.4 समथिंग, इससे छोटा हो जाएगा, या 4 cos 1 का वैल्यू यहीं आएगा बच्चों, 4 cos 1 से छोटा कह रहा है। तो फाइनल आंसर -4 to 4 cos 1, 4 cos 1 की वैल्यू ये हो गई हमारे पास, और ये हमारा डोमेन आ गया। तो ये हमें याद रखना है। हमारा फर्स्ट लेक्चर था डोमेन पे, हमने तकरीबन डोमेन की सारी चीज़ें बता दी। अब इसकी एक प्रॉब्लम क्लास अगले लेक्चर में दे दूँगा बच्चे, ताकि अच्छे तरीके से और आपको समझ में आ जाए। थैंक यू वेरी मच।